हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग लैब में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष। कौन से होते हैं? घोष और अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो भेद होते हैं, घोष अघोष। घोष व्यंजन कौन से? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होती है। स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होती है, वे क्या होते हैं? घोष व्यंजन, या फिर उन्हें सघोष वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ग, ग, च, झ, ग। ठीक है। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में घोष व्यंजन की अपेक्षा कम कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से? क, छ, च, झ। तो इनके अपेक्षा इनमें कम कंपन हो रही है, ये क्या है? अघोष व्यंजन। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, रीढ़ी ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? रीढ़ी ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, ह्रस्व स्वर, ओष्ठ स्वर। किसकी आती है? ह्रस्व स्वर। ये इसका सही आंसर होगा, ह्रस्व स्वर। हर्षद स्वर क्या होता है? हर्षद स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हर्षद स्वर। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हर्षद स्वर? ए, ई, उ, री, डी। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ए, ई, उ, री, डी, ये चार होते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए, ई, उ क्या कौन से स्वर है? ए, ई, उ कौन सा स्वर है? तो हमें ये बताया कौन सा स्वर है? हर्षद स्वर है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? हर्षद स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगाई जाती है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, बड़ऊ, इनमें दो मात्राएं हैं, तो इन्हें क्या होंगे? दीर्घ स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से हुई हो, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से, इन्हें क्या होते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सात। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सात। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी तीन मात्राओं का समय लगता है, यानी तीन मात्राओं वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे सुनो, सुनो, एक ओम, ओम। ठीक है, वे कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो एकादश, कपूत, रीछ, गधा। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? एकादश। कौन सा है? एकादश। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं पता है? तो देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कूप, उष्ट, पंचम आदि। ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उसे तद्भव कह जाते हैं। जैसे आग, और आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि, काम, पांच आदि। ठीक है। अगले, अब कपूत, कपूत का तत्सम क्या होगा? कपूत का तत्सम क्या होगा? पुत्र। रीछ का तत्सम क्या होगा? रीछ। गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ। क्या होगा? गर्दभ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द, अलमारी, बाल्टी, कैंची, डोंगा। तो कौन सा है? डोंगा। डोंगा एक देशज शब्द है। डोंगा क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हो। ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे ठेला, खिचड़ी, पगड़ी। ठीक है। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हो। जैसे अदालत, हजम, अदा, अमीर। ऐसे शब्द क्या होते हैं? विदेशज, जो दूसरे देशों की भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं विदेशज। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक, अंधेरा, तिमिर, तम। क्या है अग्नि का? पावक, अंधेरा, तिमिर, तम। ये तीनों किसके हैं? ये तीनों किसके हैं? ये तीनों रात के हैं। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। अंगजा, अंगजा।
इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नंदिनी, संग, अनंत, इनमें से सभी। कौन सा होगा? नंदिनी। कौन सा होगा? नंदिनी। अंगजा। अंगजा क्या बाकी और पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे कि बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, तनुजा, तन्या, दुहिता, पुत्री। पुत्री। इसके और अन्य पर्यायवाची शब्द है बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, तनुजा, तन्या, दुहिता, पुत्री और नंदिनी। ये सब किसके है? अंगजा के। और संघ के पर्यायवाची शब्द क्या है? संघ के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? अंजुमन, सभा मंडली, सभायोजन, संगठन। संगठन, सभायोजन, सभा मंडली, अंजुमन, ये किसके होंगे? संघ के। अंतर के क्या होंगे? अंतड़ी, आंत। पता है सबको आंत क्या होती है? अंतड़ी। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विलोम युग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्वाधीन, पराधीन, ये सही है। सुगम, सुगंध, दुर्गंध, ये भी सही है। दाता, विधाता, ये गलत है। तो ये आंसर होगा इसका उत्तम मध्यम, ये भी सही है। उत्तम मध्यम, ये भी सही है। दाता विधाता, इसका अर्थ क्या होता है? दाता विधाता का, दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देने वाला। और विधाता, ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है। और हमें क्या बताना है? विलोम। विलोम, तो विलोम देने वाले का विलोम क्या होगा? मांगने वाला। मांगने वाला को क्या कहते हैं? याचक। याचक। तो यहाँ पर सही क्या होगा? दाता विधाता की जगह क्या होना चाहिए था? याचक। क्या होना चाहिए था? याचक। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से अस्ताचल शब्द का विलोम क्या है? अस्ताचल शब्द का विलोम क्या है? अस्ताचल शब्द का विलोम क्या है? उद्याचल, सौम्य, बहिरंग, श्रेष्ठ। तो उसका सही आंसर क्या होगा? उद्याचल। अस्ताचल शब्द का विलोम क्या है? उद्याचल। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र। सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग। बहिरंग का क्या होगा? अतरंग। ज्येष्ठ का क्या होगा? लघु कनिष्ठ। लघु कनिष्ठ। चलते अगले प्रश्न पर। अंत अनंत्य का उचित अर्थ क्या है? अंत अनंत्य का उचित अर्थ क्या है? समाप्ति नीच, समाप्ति आरंभ, शुरुआत नीच, ऊंच नीच। तो क्या होगा? समाप्ति नीच। इसका सही आंसर क्या होगा? समाप्ति नीच। अगला प्रश्न है अश्व असम। इसका सही अर्थ क्या होगा? अश्व और असम। अश्व का क्या होता है? घोड़ा। असम का क्या होता है? पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा, पत्थर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चुनाव। पीरा, पेरा, पापर, प्रयाग। पीरा, ये नहीं है। पेरा, ये भी नहीं है। पापर, ये भी नहीं है। प्रयाग, ये शुद्ध वर्तनी है। प्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयाग। क्या होगा? प्रयाग। पीड़ा का क्या होता है? शुद्ध वर्तनी पीड़ा। पीड़ा क्या होता है? पीड़ा होता है। पीड़ा। पेड़ा नहीं होता, पेड़ा होता है। पेड़ा। पापड़ नहीं होता, पापड़ होता है। पापड़। ये इसके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिवेशन, तटस्थ, खतरनाक, बुद्धिजीवी। अधिवेशन गलत है, ये ऐसे होगा। अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? तटस्थ है। तटस्थ है। खतरनाक, खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है। खतरनाक। बुद्धिजीवी नहीं होता, बुद्धिजीवी होता है। बुद्धिजीवी। और अधिवेशन, अधिवेशन का अर्थ क्या होता है? सम्मेलन। सम्मेलन क्या होता है? सम्मेलन। खतरनाक का क्या होता है? खतरे से भरा हुआ। बुद्धिजीवी क्या होता है? विचारशील। विचारशील। चलो अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मानव, नीरज, पहाड़, तालाब। कौन सा नहीं है? नीरज। नीरज जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो सभी जातों का बोध कराती है। जैसे मानव, मानव सभी मानवों का बोध करा रही है। पहाड़ सभी पहाड़ों का करा रहा है। तालाब, तालाब सब तालाबों का करा रहे हैं। पर नीरज नहीं है। नीरज गलत है। इन्हीं कुछ परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिनसे विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, महाभारत, रामायण इत्यादि। ठीक है। जातिवाचक क्या होती है? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य। ठीक है। द्रव्यवाचक, जब किसी संज्ञा द्रव्य शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक। जैसे पानी, लोहा, तेल, इन सबसे द्रव्य का हो रहा है। पानी द्रव्य होता है, लोहा भी, तेल, घी। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। जैसे परिवार, परिवार एक समूह है।
जितने सदस्य रहते हैं उनका समूह को क्या कहते हैं? परिवार। सेना भी एक समूह है, भीड़, पुलिस, ये सब समूह है। भाववाचक, भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, ये सब। चलो अगला प्रश्न है, यहाँ कोई नहीं आया, यह वाक्य कौन सा सर्वनाम है? यहाँ कोई नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो कौन सा है? अनिश्चयवाचक सही आंसर होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? कि जी मुझे तो अनिश्चयवाचक ही नहीं पता क्या होता है, तो उसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चितता का बोध न होकर के अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जो, कोई और कुछ, जिस जिस वाक्य में प्रयुक्त होंगे वहां क्या होगा? अनिश्चयवाचक। जैसे यहाँ क्या है? ये कोई, इसके आने से यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अब इन्हीं देखते, सर्व संबंधवाचक संज्ञा क्या होती है? सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो, वो, सो, ये जहाँ शब्द आएंगे जिस वाक्य में, वहां क्या होगा? संबंधवाचक। निश्चयवाचक क्या होते हैं? जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे ही निश्चयवाचक कहते हैं। यह, वह, ये, जहां ये शब्द प्रयुक्त होंगे वहां क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या होगा? जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, जहां पर ये होंगे वहां क्या होगा? प्रश्नवाचक। इन सभी का हमें परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी तो हम इनका पता करेंगे कि कौन सा सर्वनाम है किस वाक्य में। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना एक बार। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा क्या होती है? अभी बताया है। सेना, तालाब, परिवार, पुस्तकालय। पुस्तकालय एक समूह है जहाँ पर सारी किताबें होती है, किताबों का समूह। परिवार के सदस्यों का समूह। सेना भी समूह है, जितने उसके अंदर सोल्जर होते हैं उन सबको, समूह को क्या कहते हैं? सेना। तालाब, तालाब एक ही तालाब का है, तालाब समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इंदौर स्वच्छ नगर है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? इंदौर एक स्वच्छ नगर है, इसमें रेखांकित क्या है? तो स्वच्छ क्या है? स्वच्छ क्या है? स्वच्छ क्या है? उद्देश्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, प्रतिविशेषण। क्या है? विशेषण। स्वच्छ क्या है? विशेषण। जो किसी की विशेषता होता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, गौरव सोता है, श्याम रोता है, श्याम ने मेज की सफाई की। तो कौन सा है सकर्मक क्रिया में? श्याम ने मेज की सफाई की। कौन सा है? श्याम ने मेज की सफाई की। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है, तभी जब इसका पता होगा हम तभी तो पता कर पाएंगे कि कौन से वाक्य में नहीं है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और क्रम, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चे जोरों से रो रहे हैं। ठीक, और अकर्मक क्या होता है? अकर्मक का मतलब कर्म उपस्थित नहीं है, बिना कर्म के अकर्मक। कर्म उपस्थित नहीं है, जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो, वहां क्या होता है? अकर्मक। जैसे सांप रेखता है, यहाँ पर कर्म नहीं है। यहाँ है जैसे श्याम ने मेज की सफाई की, इसमें तीनों है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, कर्म, सफाई की, क्रिया, मेज की, शाम, कर्ता। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी क्या था? अभी हमने सकर्मक बताया था। सकर्मक क्या होता है? जिसमें तीनों हो। अकर्मक जिसमें क्रि जिसमें कर्म ना हो, तो अकर्मक बताना। अब जल्दी जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या होगा। जैसे रमेश सामान लाता है, मनीष पढ़ता है, अंकुश शरीर खुजलाता है, राधा सब्जी बनाती है। तो किसमें है कर्मक क्रिया? मनीष पढ़ता है। मनीष पढ़ता है, यस का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें कौन सा अवयव है? कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण, संबंधों का, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। कौन सा है? सही आंसर क्या होगा इसका? संबंध बोधक इसका सही आंसर होगा। संबंध बोधक। संबंध बोधक होता क्या है? में शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहती है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब जी हमें तो ये भी नहीं पता कि ये विशेषण, समुच्चय बोधक और विषय बोधक क्या होते हैं, इन्हें भी देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले, इन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले, तो वहां क्या होगा? क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे खाना खाता है, वह धीरे धीरे खाना खाता है, तो इसकी विशेषता धीरे धीरे, धीरे धीरे। इससे क्या पता लग रहा है? क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक या अवयव कहते हैं।
जैसे वह दफ्तर से आया और सो गया। एक तो ये हुआ वह दफ्तर से आया, फिर क्या है और सो गया, तो इन दोनों को दोनों को जोड़ने के बाद जो बनाया उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। यहाँ दो ये जुड़े, दो सब जुड़े हैं, ठीक है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, एक तो वो वह दफ्तर से आया और दूसरा क्या होगा, और वह सो गया। विषयम्यादी बोधक क्या होता है, जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो, वो विषयम्यादी बोधक इस चिन्ह का प्रयोग हो, ये इस चिन्ह का प्रयोग हो, वहां क्या होगा, विषयम्यादी बोधक। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये आया चिन्ह। इसकी वजह से क्या, इससे हमें पहचान होती है यहाँ की विषयम्यादी बोधक की। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हट, धिक, ये शब्द किस विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। हट, धिक, ये शब्द किसके हैं, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक। तो किसके हैं, हट धिक, तिरस्कार बोधक, किसी का तिरस्कार करते हुए करते हैं हम हट धिक का बोध। इन सब के उदाहरण देखते, जैसे हर्षबोधक का, हर्षबोधक में क्या होगा, किसी का हम हर्षबोधक करें, जैसे वाह, वाह क्या बात है, आह, शाबाश, धन्य, जय, ये शब्द कौन से होंगे, ये शब्द कौन से होंगे, हर्षबोधक के लिए। शोक बोधक के लिए हाय, आए, काश, ये इनका क्या होता है, शोक बोधक, ये किसका वो कर देते हैं, शोक बोधक का। आश्चर्य बोधक के ओहो, ए, हे, ये सब आश्चर्य बोधक के हो गए। स्वीकार बोधक हाँ, जी हाँ, ठीक, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वीकार बोधक के। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ये किसके लिए होते हैं, अनुमोदन बोधक के लिए। तिरस्कार के लिए छी, हट, धिक। संबोधन बोधक के लिए होते हैं अरे, रे, हे, अहो, ये संबोधन बोधक के लिए होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रियां, थकावट, बूंद, कवच, कौन सा है, कवच, कौन सा है, कवच, कौन सा है, कवच। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जल्दी बताओ। जो मनुष्य जाति का बोध कराता है वो क्या होता है, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग क्या होता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, ईंट, अकाल, धूप, चमक, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, अकाल। पता कैसे करेंगे, इनसे बोल कर देखते हैं। जैसे ईंट, ईंट मजबूत है या ईंट लाल है। अकाल, अकाल पड़ रहा है, तो किसका करा रहा है ये, पुल्लिंग का। अगर हम बोले अकाल पड़ रही है, अकाल पड़ रही है, तो गलत होगा, अकाल पड़ रही है, ये गलत होगा। तो क्या बोला जाएगा, अकाल पड़ रहा है, पुल्लिंग। धूप हो रही है, धूप हो रही है, किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का। अगर बोले इसको धूप हो रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। चमक, चमक, बिजली चमक रही है, चमक रही है, या चमक रहा है, नहीं, ये गलत होगा। तो क्या होगा इसका, अकाल, अकाल, महाभयानक अकाल पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मधुरता, चंद्रमा, वर्ष, हिमालय, कौन सा है, बोल कर देखो। मधुरता, मधुरता, कौन सा होगा, मधुरता। अगला प्रश्न, भरपाई शब्द में कौन सा उचित उपसर्ग है। भरपाई शब्द में कौन सा उचित उपसर्ग है, कौन सा उचित उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो वक्त शब्द के शुरू में प्रयुक्त किया जाते हैं, जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो आई नहीं होगा, रपाई नहीं होगा, भर नहीं होगा, पाई नहीं होगा, तो भर, भर पाई, इसमें क्या जुड़ा है, भर, भर प्लस पाई, भर पाई, तो क्या होगा, भरपाई। भरपाई इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, भरपाई। पंचमंडी शब्द में उपसर्ग पृथक करने पर मूल शब्द निम्नलिखित में से क्या रहेगा, क्या होगा। पंचमंडी में से उपसर्ग, उपसर्ग क्या, जो शब्द के आगे जुड़ा होता है, क्या जुड़ा है इसमें, पंच, पंच प्लस मंडी, पंच प्लस मंडी। तो अगर हम उपसर्ग को हटा दे तो क्या बचा, मंडी। मंडी ये देखो कहाँ है, ये रहा मंडी, ऑप्शन ए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगाकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, संगम, सम प्लस गम, ये इसका उपसर्ग क्या होगा, प्रति, इसमें क्या होगा, सम। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दुस उपसर्ग है, किस शब्द में दुस उपसर्ग है। दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्गति, दुस्शासन, इसमें है दुरावस्था, इसमें दुरा, दुर्दशा नहीं है, दुर्गति नहीं है, दुस्शासन, दुस, दुस कहाँ है, दुस्साहस, दुस प्लस साहस, दुस्साहस,
क्या होगा? दुस प्लस साहस, दुस्साहस। अगला प्रश्न है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है जी? जो उपसर्ग क्या था हमारा, जो शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल दे। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे, तो क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे मिलान, पालन, तुलना, चरण। तो क्या देखना, आन। आन किसमें है? मिलान। मिलान, मिल प्लस आन, मिलान, ये इसका सही आंसर होगा, मिलान। अगला है व्यस्थित। व्यथित। व्यथित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? व्यथित। तो कौन सा होगा इसमें? थित, अथित, इत, व्यय। क्या होगा? इत। व्यय प्लस इत, व्यथित। आई प्रत्यय से बनने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आई प्रत्यय से बनने वाला, चतुराई, ठकुराइन, सेठानी, भवदीय। तो किसमें है? चतुराई। चतुर प्लस आई, चतुराई। इसका सही आंसर क्या होगा? चतुराई। चंद्रोदय का संधि विच्छेद कीजिए। चंद्रोदय का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या है? चंद्रो प्लस दय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस दय, चंद्रोदय। तो सही आंसर क्या होगा? चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस घाटन। सही आंसर क्या होगा इसका? उत प्लस घाटन, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद। परिच्छेद, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद। तद्धित। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित। तद्धित, इसका होगा तत् प्लस हित। सही आंसर क्या होगा? तत् प्लस हित, तद्धित। तत् प्लस हित, ये तय एक मात्रा के साथ जाकर दय बन जाता है, तत्हित, तद्धित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धड़ाधड़ किस समास का उदाहरण है? धड़ाधड़ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। जल्दी जल्दी इनके आंसर, मेरे से पहले इनके आंसर आप दे देना। तेज दिया करो, तभी पता लगेगा आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अवयव होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद अवयव और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये देखते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान, अर्थात प्रथम पद तो गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास और समास व्यक्त करने के बीच विभक्ति का लोप होता है, इसके बीच में कोई विभक्ति नहीं होती। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई भी पद गौण नहीं होता। इसका विग्रह करते समय, जब इसका विग्रह करते हैं तो बीच में क्या होगा? या तो और, या अथवा, या एव का प्रयोग होगा। जैसे द्वंद्व समास के जैसे जल और वायु, और जल और वायु, यहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या होगा? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आधा है जो मरा हुआ, अधमरा, अधमरा। आधा है जो मरा हुआ, यहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास। तो ये सब तो आपने पढ़ा होगा, पर एक बार रिमेम्बर कराने के लिए मैं आपको सब बता रहा हूँ इनकी परिभाषा। इन्हें भी देखते रहे साथ साथ में, और जल्दी जल्दी आंसर देते रहे। दिए गए विकल्पों में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दिए गए विकल्पों में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कार्यकुशल नहीं है, कन्यादान नहीं है, गुणहीन नहीं है। तो क्या है? दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी। अगला प्रश्न है, जलधारा। जलधारा किस शब्द का तत्पुरुष समास है? किस शब्द तत्पुरुष समास को धारण है? कर्मधारय तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। किसका है? संबंध तत्पुरुष। जलधारा, जल की धारा, जल की धारा। जलधारा का समास वगैरह क्या होगा? जल की धारा। किससे है? संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? का, के, की। का, के, की जहां बीच में होंगे वहां क्या होगा? संबंध कारक, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। वहां क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ का, के, की बीच में होंगे। जैसे जल की धारा है, की। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। घर घर किस समास का विकल्प है? घर घर किस समास का विकल्प है? घर घर किस समास का विकल्प है? किसका है? इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पत्र लेखन में विषय का उल्लेख किया जाता है? किस प्रकार की पत्र लेखन में विषय का उल्लेख किया जाता है? अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों में। किसमें किया जाता है? औपचारिक, औपचारिक विषय में का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेषक का पता पत्र के किस तरफ लिखा जाता है? प्रेषक का पता पत्र के किस तरफ लिखा जाता है? किस तरफ लिखा जाता है? बाईं तरफ। किस तरफ लिखा जाता है दोस्तों? बाईं तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षेपण के मुख्य तीन गुण कौन कौन से हैं? संक्षेपण के मुख्य तीन गुण कौन कौन से हैं? सही आंसर क्या होगा? संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता, ये तीनों गुण
होते हैं, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अनुरुक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या है दोस्तों? विरक्त। शुद्धवर्तनी, दिए गए विकल्पों में शुद्धवर्तनी बतानी। अक्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय, अक्षत्रिय, क्षत्रिय। तो क्या होता है? अक्षत्रिय होता है। ये सही है, अक्षत्रिय बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वह प्रश्न के उत्तर दीजिए। दोस्तों एक गद्यांश आता है, लास्ट में 3 या 4 प्रश्न आते हैं उसके, और इस गद्यांश से आपके आराम से 8 या 10 नंबर बन जाते हैं। तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और आराम ध्यान से सही आंसर करके आना पेपर में। जितने अच्छे से आप ये गद्यांश पढ़ोगे पैरा, उसके इसमें से ही आपके लिए प्रश्न पूछता है, उसमें ही आपके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे उपभोक्ता एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है, उसे बस सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के रूप में बाजार में स्थापित करना है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसके द्वारा प्रश्न क्या पूछा है कि उपभोक्ता की विशेषता क्या है? उपभोक्ता की विशेषता क्या है? आर्थिक प्रक्रिया समाज में व्याप्त हर वस्तु उपभोग करने योग्य है, लाभ कमाने हेतु उपभोक्ता द्वारा उत्पादन। चलो देखते हैं उपभोक्ता की विशेषता क्या है। उपभोक्ता एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है, तो यह है आर्थिक प्रक्रिया जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। समाज में व्याप्त हर वस्तु को उपभोग करने योग्य ये भी है। उसे बस सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के रूप में बाजार में स्थापित करना है। वस्तुओं को अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाजार बेचते हैं, जैसे लाभ कमाने हेतु उपभोक्ता द्वारा प्रदान होगा, चार ये तीनों है। तो उसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? इसमें मतलब ये गद्यांश किस शीर्षक पर बना गया है? इसमें किसके बारे में बात हुई है? उपभोक्ता एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया, किसके बारे में बात हो रही है? उपभोक्ता के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक की संधि विच्छेद गिरने। प्रत्येक की संधि विच्छेद क्या होती है? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। चलो अगला प्रश्न है, उद्योगपति, उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योगपति में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। उद्योगपति तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग बताया था मैंने, उपसर्ग जो वाक्य के शुरू में लगा, उपसर्ग कौन सा है? प्रक्रिया, पर। कौन सा है? पर। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग है? प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दो। इसका सही आंसर क्या होगा? दो। दोस्तों हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ। जय हिंद दोस्तों।